डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। जैसा कि आज हम 30 अगस्त और फर्स्ट शिफ्ट में हुआ जो पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके जीएस के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि इनके क्या उत्तर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला 113 यानी 113। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति सभी मामलों में क्षमादान कर सकता है, यहाँ तक कि फांसी के मामलों में भी क्षमादान कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति लघुकरण, परिहार, प्रवलंबनम के आधार पर भी जो है राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं आर्टिकल 72 के तहत। यदि हम आर्टिकल 73 की बात करें तो यहाँ संघ की कार्यकारी विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। संघ का कार्यकारी विस्तार क्या होगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 74 की माफ़ कीजिए, अनुच्छेद 74 की, तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो है कि एक संघ की कार्यपालिका होगी और जब संघ का कार्यपालिका होगी तो राष्ट्रपति की सहायता करेगी और एक मंत्रिपरिषद होगी। तो यदि हम स्पष्ट रूप से कहें कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 में। यदि हम बात करें आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि भाई जो राष्ट्रपति है ना, मंत्री जो भी होंगे उनको तीसरी अनुसूची के अनुसार क्या दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा। कौन सी अनुसूची के अनुसार, थर्ड अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान की थर्ड अनुसूची। तो इसका क्या आंसर है राइट, तो इसका आंसर है राइट अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर है 114 114 कह रहा है कि भाई समस्या की जो है ना बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाले अनुसंधान को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यदि इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इस आंसर को कर पाते। तो यहाँ पर जो है ना कह रहा है कि समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने हैं, आइडियाज़ प्राप्त करने हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी, एप्लाइड, यानी कि व्यवहारिक। जब तक आप किसी क्षेत्र के व्यवहारिक ज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक आपको उसका जो है उत्तर प्राप्त नहीं होगा। किसी भी समस्या को जानने के लिए वहाँ का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम अनुसंधान विश्लेषण की बात करें तो अनुसंधान का मतलब है किसी क्षेत्र में कोई समस्या है तो उस पर कितने पार्टों में उसका रिसर्च किया जा रहा है, तो इसका मतलब है। इसके अलावा प्रयोगिक का मतलब है कि जब आप किसी भी तटस्थ क्रिया पर काम करते हैं तो उस पर कितने प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, कैसा प्रयोग कर रहे हैं, कैसे व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं आप। अगर यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर एक्शन क्रिया। एक्शन की बात करें, एक्शन रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर जो है क्रिया से संबंधित बात, यानी क्रिया यानी मनुष्य के द्वारा समाज में रहकर जो क्रिया की जाती है उनका स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है या उन पर रिसर्च की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है। भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखना हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में जो है 7 कृषि विद्यालय हैं, 7 कृषि विद्यालय, जिनमें से एक केंद्रीय है और यह भी झांसी में है। कहाँ है भाई, झांसी में। बाकी राज्य कृषि विद्यालय है, एक लखनऊ में है जिसमें से। चलिए नेक्स्ट है भैया आपका क्वेश्चन है 116। आर्कटिक जलवायु परिषद, आर्कटिक जलवायु परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है। भाई पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आर्कटिक काउंसिल है क्या। तो 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से जो है इसकी शुरुआत हुई। इसका सीधा सा उद्देश्य यह था कि भाई जो इसका उद्देश्य ये था कि ऐसे शासकीय निकाय बनाए जाएं, ऐसे शासकीय निकाय के रूप में विनियमन करके जो भी सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता हो। तो हम लोगों ने जो है इसका आंसर पता कर लिया है और इसका आंसर यहाँ पर ही छुपा हुआ था और ऑप्शन नंबर जो है इसका इस सेट के मुताबिक जो है ए सही है। या फिर आप अपने हिसाब से देख लें कि ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो भी आर्कटिक देशों के लिए कानून और विनियमन को निर्देशित करता है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कि भाई बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था कि भाई 117 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, यानी प्रथम राष्ट्रपति। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात क्या है कि भाई 24 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1950 को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि ये निर्वाचित किए गए, कैसे निर्वाचित किए गए, सर्व निकाय के माध्यम से निर्वाचित। कोई चुनाव नहीं हुआ भाई इनके लिए, ऐसे ही चुन लिया गया। इनके लिए कोई चुनाव लिया, चुनाव कब होता है 1951-52 में। पहली बार जब 51-52 में चुनाव होता है तो क्या होता है कि इनके भी राष्ट्रपति के भी चुनाव होते हैं हमारे देश में और जो है इनको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। फिर 1956 में इनको दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसलिए भारत के जो है पहले ही राष्ट्रपति को 2 बार जो है चुन लिया गया। यदि हम बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। तो बताइए मुझे दूसरी कौन है, कमेंट करके। नेक्स्ट
चलिए, क्वेश्चन है नंबर 118। क्वेश्चन है आपका 118। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। सहकारी समिति से क्वेश्चन पूछ लिया है, कॉर्पोरेट कमेटी से क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई, इसका जो है ना, सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है अपने सदस्यों को साथ लेकर उनकी सेवा करना, उनके उत्पादों को कैसे बढ़ाएं भैया। यहाँ पर ना बहुत लोगों ने अधिक लाभ कमाना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक नहीं, ये एक क्या होता है, सहकारी मतलब समानता यानी कि सहकारिता पर आधारित होता है। ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अरनाद में एक कंपनी है अमूल्य की, और वह सहकारिता पर आधारित देश की सबसे बड़ी कंपनी है, अरनाद गुजरात, है ना। तो हमने इस तरीके से इसका आंसर हम लगा चुके थे। यदि मुझे बताइए कि सहकारिता जो केंद्रीय सहकारिता जो मंत्रालय उसका गठन कब हुआ, तो मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। 2019 में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और गृह मंत्री के जो अमित शाह थे वह जो है सहकारिता मंत्री बने देश के। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई, डीआरडीओ तो ना मिसाइल बनाती है भाई, मिसाइल बनाती है, इसका काम क्या है, मिसाइल बनाना। इसके अलावा एनआईए की बात करें तो भैया आतंकवाद रोधी है ना, आतंकवाद रोधी है। रॉ क्या है भैया, रॉ एक खुफिया एजेंसी है भाई, क्या है, खुफिया एजेंसी। तो ऑप्शन बचा क्या, सर्टेन, है ना, सर्टेन। भैया इसको हम कहते हैं कि भाई जो है ना, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार है साइबर सुरक्षा के लिए। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एक सर्टेन या साइबर सुरक्षा के लिए कमांड सेंटर बनाया गया है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। एक यूरोपीय देश की राजधानी पूछी है। देखो भाई, सोफिया के देश की तो बांग्लादेश की तो नहीं है, आपने हटा दिया हुआ। बेनिन की नहीं है, हटा दिया। अफगानिस्तान की नहीं है, हटा दो। बची कौन भाई, बुल्गारिया की राजधानी है ना, बुल्गारिया की राजधानी है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121। क्वेश्चन नंबर है 121। और किसने सुझाव दिया कि हर किसी एक विशिष्ट समूह, विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो भाई जब विशिष्ट रक्त समूह की हम बात करते हैं तो किसने बताया कि भाई जो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कार्ल तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि भाई इन्होंने जो है ना रक्त समूह की खोज की। इन्होंने क्या बताया, रक्त समूह। इन्होंने कौन कौन से रक्त समूह बताए, इन्होंने ओ बताया, ए बी बताया, ए बताया, बी बताया, है ना। तो उन्होंने ओ ए बी के हिसाब से जो है इन्होंने ब्लड ग्रुपों को बताया, और जिसमें ओ को बताया इन्होंने कि भाई सर्वग्राही है, और ए बी को बताया, सॉरी, जो ओ को बताया कि सर्वदाता है, और ए बी को क्या बताया इन्होंने, सर्वग्राही है। यदि हम नेक्स्ट जो है ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो तो कार्ल लैंडस्टीनर हो गया। नेक्स्ट लुईस पास्चर की हम बात करें तो उन्होंने दूध को सुरक्षित रखने की विधि बताई। इसके अलावा इन्होंने रेबीज के टीके की खोज कर दी। दूध का पाश्चीकरण कहते हैं ना, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है दूध का पाश्चीकरण, कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर आप बॉयल करोगे दूध को सुरक्षित रहेगा। यदि आप फ्रीज में जमा उसको आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखोगे तो वह भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा डार्विन की बात करें तो इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया है। डार्विनवाद जिसे हम उद्विकासीय सिद्धांत भी कहते हैं भाई, उद्विकास का सिद्धांत। हो सकता है आपसे उद्विकास का सिद्धांत पूछ ले कि भाई क्रमिक रूप से क्या हुआ, धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन हुआ जिसके आधार पर ही जीवों का विकास हुआ है। मेंडल की बात करें, मेंडलीफ की, तो इन्होंने आवर्त सारणी लिखी है भाई, आवर्त सारणी के नियम दिए हैं, आवर्त सारणी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार पूछा गया है। ह्यूमन राइट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन है 121 यानी 122। और मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। क्या शामिल है भाई मानवाधिकार में, देखो मानवाधिकार में ना एक तो क्या क्या शामिल है, एक तो स्वतंत्रता शामिल है भाई। मानवाधिकार में स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस किस की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भोजन पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इलाज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विशेष अधिकार, उसको भोजन पाने का अधिकार, ये भी एक उसका विशेष अधिकार है भाई। तो जीवन और स्वतंत्रताओं में दो चीज़ें हैं कि भाई स्वतंत्रताएं जब हम पढ़ते हैं कि हमारी प्रस्तावना भी स्वतंत्रता के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका डी है वह बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया है, और बहुत ही लॉजिक भरा क्वेश्चन था, आसानी से इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कि भाई स्पेस एक्स पहली निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना की है भाई। देखो इसके जो क्या पूछ रहा है कि सह स्थापना किसने की है, तो भाई देखो कौन है, एलन मस्क। एलन मस्क जो है इसके सह संस्थापक हैं। और इसने क्या किया है, इसने जो है फाल्कन 9, कौन सा, फाल्कन 9 हो सकता है आपसे, दुनिया का सबसे हैवी रॉकेट बनाया। हैवी रॉकेट का मतलब क्या है, एक ऐसा लॉन्चर है कि जिसके ऊपर कोई किसी भी जो स्पेस यान को रखकर जो है अंतरिक्ष की सैर की जा सकती है। इसने पिछले वर्ष जो है 3 लोगों को जो है अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए भी भेजा था। तो फाल्कन 9 याद रखिएगा, सबसे हैवी रॉकेट है। इसके अलावा जेफ बोजिस की बात करें तो अमेजॉन के संस्थापक हैं, है ना। इसके अलावा बिल गेट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आइए बात करते हैं जरा, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ, 124 क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य, नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसमें शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए आधारभूत कृति माना गया है। तो भाई कौन सा है, नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। अर्थशास्त्र की बात करें तो क्वेश्चन तो पिछला पूछ लिया गया है कि भाई अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है और मौर्यकालीन राजनीति पर आधारित है भैया, है ना, मौर्यकालीन समाज की राजनीति। मनुस्मृति ने
मनु ने ही मनुस्मृति लिखी है। और क्या है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। वेद तो आप जानते हैं 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और पहले 3 वेदों को त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रय कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रय कहा जाता है क्योंकि अथर्ववेद बाद का वेद है, जो है दस्युओं का वेद है। और इस प्रकार रोग, महामारी, जादू टोन, नियंत्रण, विवाह विच्छेद, इसके बारे में जो है अथर्ववेद बात करता है, तो त्रय में शामिल नहीं होता। देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो है ना, किस वेद में जो है गायत्री मंत्र दिया गया है, तो पूछ लेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, कह रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास IBRD क्या है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। हम लोगों ने पीछे एक बैक वीडियो में बात की थी कि जो WB है, वर्ल्ड बैंक है ना, इसकी स्थापना ना 1944 के ब्रिटेन वुड सम्मेलन के आधार पर हुई, और जिसके तहत IMF और IBRD, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना। विश्व बैंक को हम अभी विश्व बैंक नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में कहेंगे। तो पहले IMF आया है ना, उसके साथ साथ जो है IBRD आया, है ना, IBRD आया। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, है ना। अब बात आती है कि है क्या, तो भाई बात आती है कि ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है किन देशों को, गरीब देशों को जो इसके सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर तो यहाँ डी तो इसका मिल गया कि भाई ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसके लिए? विकास के लिए, क्योंकि विकास है। अब बात ये आती है कि आपसे ब्रिटेन वुड सम्मेलन की पूछने की संभावना है कि अगले सितंबर में ब्रिटेन वुड सम्मेलन आपसे पूछ लिया जाए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो है विश्व वर्ल्ड बैंक में एक IBRD है, IFC है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस जो है कॉरपोरेशन, इसके अलावा जो है ISCID है ना, और एक IBRD है। ठीक है, IBRD हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जो बात केवल बताने की है यहाँ पर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 1 to 6। और हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की और मुख्य रूप से शामिल थी। तो भाई मुख्य रूप से शामिल थी, किस में वृद्धि की? क्या कह रहा है कि भाई कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की और मुख्य रूप से शामिल थी या थी। क्या शामिल था भाई? क्यों करेगा कोई वृद्धि, तो शामिल है कि देखो, मैंने जब आप मेरी वीडियो जाकर देखा, भारत की कृषि के बारे में मैंने फुल वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर देख सकते हैं भारत में हरित क्रांति, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे हाईली यील्ड वेराइटीज़, HYV, यानी कि ऐसे बीज आए जो बहुत ही उच्च किस्म के, और इनको परिवर्तन करके लाया गया। तो क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो C है उसका सही है, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। भाई ये उपज के बीज तभी काम कर रहे थे जब इनमें फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा हो रही थी। यदि हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति 1966-67 में जो है इस शुरू हुई, क्योंकि इस समय जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलज़ार नंदा। इसके बाद जब इसका विस्तार हुआ 1969 से, तो इंदिरा गांधी आ गई, और MS स्वामीनाथन इसके पूरे के पूरे काम को देश में देख रहे थे। तो यह जो क्रांति थी, हरित क्रांति, यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत के राज्यों में ही जो है इसको शुरू किया गया था। अगर हम बात करें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति ने 1980 तक आते आते हमको खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर बना दिया। अब आपने देखा होगा कि 2024 में ही जो है, 2023 के लिए जो भारत रत्न की घोषणा हुई थी, जिनमें से MS स्वामीनाथन यानी कि का भी नाम था, इनको भी भारत रत्न दे दिया गया है। तो बताइएगा आप मुझे कि एक साथ 5 लोगों को दिया गया कि भाई एक साथ 3 लोगों को दिया गया? इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एक बार में कितने लोगों को दिया जा सकता है? यहाँ तो 5 को दे दिया गया एक साथ। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्यों दिया गया और कैसे दिया गया। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार आपको क्लास में बता दिया है मैंने। और 1 to 7 कैसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का, भाई ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, 28 अगस्त 2014 को आई। क्या करती है भाई? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है ना, वित्तीय समावेशन, यानी कि आप खाते खोलिए, खाते में कुछ पैसा डालिए, जिससे क्या होगा, आपको सीधा बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। और आपको पता ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटलीकरण के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 1 to 8। क्वेश्चन नंबर आपका 1 to 8, 1 to 8 सॉरी। कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? अच्छा सॉरी, कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो देखो भाई, मालदीव तो क्या है, जलीय सीमा साझा करता है ना, जलीय सीमा साझा करता है। उसके सबसे नज़दीक कौन है भाई? जो सबसे नज़दीक कौन है, तो मिनिको है ना, मिनिको है। तो ज़रा थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो देखना आप लोग कि भाई 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो भाई 8 डिग्री चैनल है ना, ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, यानी मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। इसके अलावा 9 डिग्री की बात करें तो जो है
यह जो है लक्षद्वीप यानी मुख्य लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है ना। एल एम वो एम था, ये एल एम है। अगर 10 डिग्री की बात करें तो ये किसको अलग कर देता है भाई, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चलिए अगर हम बात करें तो भाई चीन के साथ कितनी लगती है, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग। क्या मैं सही हूँ तो क्या 3434 के आसपास इसकी किलोमीटर की सीमा लगती है, ज़्यादा भी है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बताइए अभी 4096 किलोमीटर 0.7 की लगती है ना। इसके अलावा म्यांमार के साथ बताइए आप लोग 1643 किलोमीटर की लगती है। अगर मैं बात करूं कि भाई म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट लग जाते हैं तो एक बार आप देख लीजिए ज़रा जल्दी से कि भाई स्टेट कौन कौन से लग जाते हैं। तो स्टेटों की बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो जो है म्यांमार के साथ कौन लगेगा भाई, अरुणाचल प्रदेश लगेगा। इसके अलावा कौन लगेगा भाई, नागालैंड लगेगा। इसके अलावा कौन लगेगा भाई, मणिपुर लगेगा। इसके अलावा कौन लगेगा, मिजोरम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर लग गए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बांग्लादेश की बात करें तो भाई बांग्लादेश को तीनों ओर से त्रिपुरा घिरे हुए हैं, है ना। वो त्रिपुरा से तीनों ओर जो है, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। इसके अलावा असम के साथ लगेगी, इसके अलावा मेघालय के साथ लगेगी, है ना, पश्चिम बंगाल के साथ लगेगी। और बताइए क्या सिक्किम के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, नहीं लगती। अगर नहीं लगती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक रहा। अगर हम चीन के बारे में बात करें तो चीन के साथ कौन कौन सी स्टेट है, तो भाई देखो JNK के, अब JNK जम्मू कश्मीर की तो नहीं लगती है, लद्दाख की लगेगी। लद्दाख की लगेगी तो हिमाचल की लगेगी, हिमाचल की लगेगी तो उत्तराखंड की लगेगी, है ना। उत्तराखंड के बाद सिक्किम की लगेगी, सिक्किम के बाद किसकी लगेगी भाई, आप मुझे बताइए। क्या असम की लगेगी, नहीं असम की नहीं लगेगी। क्या वेस्ट बंगाल की लगेगी, बताइए आप मुझे ज़रा, नहीं। इसके अलावा तो फिर किसकी लगेगी अंत में जाकर, अरुणाचल प्रदेश की। ध्यान रखना आप लोग, मैंने नहीं कहा है, नई शब्दों का प्रयोग किया है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन है। 129 कहता है कि भाई ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। अगर आपसे पूछ लेता ग्रीन बॉन्ड तब कैसे जवाब देते आप, है ना। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के बना रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको टेक्निकल वे में उनका ही जवाब देना होगा। तो आइए इसका आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है आंसर इसका। तो क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है समर्थन करता है। तो भाई क्या है, जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजना है ना, पर्यावरण के अनुकूल जो परियोजना है ना, उनके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने वाली एजेंसियां होती हैं उनके लिए जारी किए जाते हैं। चलिए आते हैं जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भाई वाइट गुड क्या होते हैं। देखो वाइट गुड जैसे कपड़ा हो गया, ये वाइट गुड के अंतर्गत आता है, तो 18% GST लगती है इन पर। चलिए अंकटार, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। तो एक इसके पहले तो देख लीजिए कि क्या जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट भाई, विश्व निवेश रिपोर्ट। यानी कि पूरी दुनिया में किस तरीके से विदेशों में निवेश हो रहा है, जहाँ पर आप भारत की रैंकिंग को भी देख सकते हैं। यदि हम भारत की रैंक, चलिए भारत की रैंकिंग की बात नहीं पूछी गई तो यहाँ पर हम आंसर पर आते हैं अपना, है ना। चलिए तो यहाँ पर आंसर है इसका कि भाई जो है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना ये कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यूनिक नेशनल गलत, यूनिवर्सल नेशन गलत, यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड लिख रहा है ना कि कॉन्फ्रेंस। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जबकि हम ऑप्शन नंबर डी को देख रहे हैं इसके को, तो बहुत ही शानदार बनाया है जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 132। क्वेश्चन नंबर है 132, सदगति। भाई सदगति जो है ना प्रेमचंद ने लिखी है। आपने देखा होगा कई सारे चैनल वाले जो है ना सदगति पर कई प्रोग्राम बना चुके हैं। जैसे आप दृष्टि IAS के चैनल पर जाओगे वहाँ मिल जाएगा आपको सदगति वाला। चलिए जयशंकर प्रसाद की बात करें तो भाई कामायनी के बारे में बात करते हैं। भाई कामायनी महाकाव्य खंड लिख दिया उन्होंने, एक महाकाव्य कामायनी। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, महादेवी वर्मा, नीरजा, है ना। चलिए, है ना, गिलहरी की कहानी। अगर हम बात करें कि किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है, भैया किसको नहीं मिला है, देखो इनको मिल चुका है। PV नरसिम्हा राव को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया मरणोपरांत। भाई मनमोहन सिंह को नहीं दिया गया ना अभी। तो ऑप्शन क्या होगा भाई, एक 133 का मनमोहन सिंह। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित हुई। देखो ना तो इसने ये पूछा है कि स्थायी थी कि अस्थायी थी, अस्थायी पूछता, हमें तो प्रथम जनगणना से मतलब है, तो लॉर्ड मेयो। तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये लॉर्ड मेयो वही है जिसने 1872 में अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज या मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी, है ना। ये लॉर्ड ऑकलैंड वही है जिसने 1840 के आसपास अफगानिस्तान के साथ युद्ध किया और ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई। लॉर्ड लिंटन यही है कि जिसने जो है प्रतिक्रियावादी नीति का पालन किया, अक्रियता नीति का पालन किया, है ना। जॉन नेपियर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। भाई ठीक है, तो आते हैं जरा इसको देखते हैं, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ, 1757 में, है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, जून में हुआ। और कब हुआ भाई, 23 जून को हुआ। किस किस के बीच हुआ, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। इसने भारत में औपनिवेशिक जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की भारत में स्थापना कर दी।
आते हैं जरा बक्सर के युद्ध की बात करते हैं भाई। बक्सर का युद्ध, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ वो 1764 में हुआ। अब क्या हुआ भाई, भाई इसमें मुग़ल साहब यानी मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड थे, नवाब थे अवध के, है ना। इसके अलावा मीर जाफ़र था, है ना। तो यानी कि तीन, यानी कि बंगाल, दिल्ली और लखनऊ तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, फिर भी हार जाते हैं। युद्ध संधि होती है, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन तो इसका यही सही है कि भाई प्लासी के युद्ध के माध्यम से। पानीपत का युद्ध आप जानते ही हैं, तो भाई पानीपत के तो कई युद्ध हुए, है ना। चलिए, तो कौन कौन सा हुआ पानीपत का युद्ध, मुझे बताइए आप लोग। 1556। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 136। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है भाई। शहर हैं, शहरों में वाहन हैं, वाहन कार्बन फेंक रहे हैं, और कार्बन फेंक रहे हैं कैसी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, तो क्या उसको उच्च नहीं कह सकते। ऑप्शन फिनिश, ये सही है आंसर इसका। चलिए, रैंसम वेयर शब्द क्या है। देखो भाई, यूपीएससी ने 2016 में पूछ लिया, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कितने 8-10 साल बाद लेकर आ रही है ना। चलिए, तो रैंसम वेयर क्या है। 137, तो 137 क्या है, रैंसम वेयर क्या है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगने का कार्य करता है, सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर मैं, ये रैंसमवेयर कैसा वायरस था जरा बताएंगे कोई मुझे। इजरायली वायरस था भाई। कैसा वायरस था, इजरायली रैंसमवेयर। चलिए, आते जरा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। थोड़ी सी लंबी कहानी होगी, देखते हैं जरा इसको। 138 है आपका। तो इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई 11 जुलाई को, और 1914 में हुई, और शायद नवंबर 1918 में यह जो है फिनिश हो गया था, है ना। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। चलिए, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों, कि भाई जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, आर्कड्यूज, कौन, आर्कड्यूज फ्रांज फर्नांडीज की हत्या कर दी गई, है ना। और ये सर्बिया और हंगरी दोनों पर शासन कर रहे थे। इसका जो है बोस्निया पर आरोप लगा दिया गया। अब हुआ ये कि ये पूरी कलह बढ़ते बढ़ते दो गुटों में बढ़ गई। तात्कालिक कारण ये था, लेकिन इस विश्व युद्ध के कई और कारण थे, जैसे राष्ट्रवाद, है ना, हथियारों की होड़, है ना, साम्राज्य का विस्तार, और भी कारण थे, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध करीब करीब 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला, और 1919 में वर्साय की संधि में जो है इसको पूरी तरीके से जो है समाप्त कर दिया गया, और जर्मनी पर जुर्माना ठोक दिया गया। जर्मनी पर जुर्माना ठोक दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और 1939 से लेकर जो 1945 तक चला, जब तक जापान ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, तब तक इस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी समापन नहीं हुआ। यदि हम थोड़ी सी और बात करें कि अमेरिका का विश्व युद्ध में कूदा प्रथम विश्व युद्ध में, तो 1917 में कूदा अंतिम, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भाई 139 है कि क्वेश्चन 139, भारत का सबसे बड़ा वन है। तो भाई भारत का सबसे बड़ा वन है सुंदरवन, और एक अज्ञात वन है भाई। कैसा है, अज्ञात। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो सुंदरवन अगर हम बात करें कान्हा की, तो भाई कान्हा जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है। गिरी कहाँ है भाई, ये गुजरात में है। आपको पता है ना, एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जिम कॉर्बेट, तो भाई पता है आपको, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और क्या है भाई, देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यदि हम सुंदरवन की बात करें तो यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है ना, दुर्लभ प्रजाति का, है ना। चलिए, इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुझे बताइएगा आप लोग, बारहसिंघा, है ना, क्या रकाना राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लट्ठमार होली कहाँ होती है। तो भाई देखो, हमारे उत्तर प्रदेश के बरसाना में होती है ना। और एक अनोखा उत्सव है, वास्तव में लट्ठ तो नहीं मारा जाता, लेकिन जो है इस एक तरीके से सांकेतिक रूप से उसको खिला जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, और जो है ना प्रयागराज में खोला गया है भाई, है ना, प्रयागराज में, ध्यान रखना। इसके अलावा एक नोएडा में भी खोला गया है, लेकिन सबसे पहले कहाँ खोला गया, तो हम इसको जो है प्रयागराज कहेंगे। नोएडा में भी जो है एक ट्रैफिक पार्क खोला जा रहा है। एक्चुअल में क्या है ट्रैफिक पार्क, ट्रैफिक से संबंधित चीज़ों को इसमें जो है प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एरो पार्क, इसके अलावा आपने देखा होगा जो है कचरा पार्क, है ना, ऐसे तमाम सारे नाम हैं, है ना, मछली पार्क। तो ऐसे करके जो है पहला देश का जो है अमेठी में जो है ना पहला प्रयागराज में, माफ़ कीजिए, प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क जो है खोला गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, 142 आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिलेबस से क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखो, इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एक्चुअल में हुआ क्या कि बात है करीब करीब 1826 की, जब एक जो है अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ ने जब इस स्थल को देखा जाकर,
तो कुछ अवशेष मिले। अवशेष मिले तो ये हड़प्पा से जो अवशेष मिले थे तो उसने कहा कि भाई कुछ रहा होगा, तो ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब मार्शल महोदय आए और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन बन गए, निदेशक बन गए, खुदाई नहीं, महानिदेशक एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के। तो उन्होंने इसको, क्योंकि ये बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए, सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल पाए गए, जैसे कि चंदूहड़ हो गया आपका, जैसे कि इसके अलावा जो है और उसके आसपास की सहायक नदी के पास पाए गए, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, है ना। इसके अलावा जो है हड़प्पा हो गया। तो ये सारे शहर जो है हिंदू या उसकी सहायक नदी के आसपास पाए गए थे। और इस तरीके से हम देखें तो जो है इसी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता मार्शल महोदय के द्वारा रख दिया गया। अगर मार्शल, अब देखो बात ये आती है कि ये बहुत ही उन्नत किस्म की जो है सभ्यता थी। ये बांटों का प्रयोग करना जानती थी, ये जो है मोम विधि से जो है क्या बनाना जानती थी, जो है मूर्तियाँ बनाना जानती थी, कांसे का प्रयोग करती थी, है ना। जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी। तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है इसमें जो है कि मैं आपको और ज़्यादा विश्लेषण दे पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को ने गोद ले लिया है। चलिए नेक्स्ट, भारत में जीएसटी के जनक कौन है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने मनमोहन सिंह को लगा दिया होगा, नहीं भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वर्ष 2000 में लेकर आए, वर्ष 2000 में, ध्यान रखना आप लोग, है ना। नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया और कांग्रेस जो विपक्षी दल है उसने कहा इसको जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नहीं। लेकिन बात यह है कि इसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के स्नैप के समान फ्लीट की अवधारणा लेकर आए? बहुत ही बढ़िया भाई, ट्विटर लेकर आया इसको। तो भाई अस्थायी था, 24 घंटे के लिए आता था, आप एक इमेज को अपलोड कर सकते थे। तो लेकिन ये चला नहीं, बाद में इसने अपना बंद कर दिया कि मैं अपने पुराने ही मामले पर, ठीक है। टिकटॉक ये हमारे देश में बंद है, चाइनी ऐप है। लिंक्डइन और नौकरी दोनों ही क्या है, ये जो है ये नौकरी प्रदान करने वाली ऐप्स हैं। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 145 है कि भाई किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, फोर्स लगाकर जो है उसको कंट्रोल कर लेना, तो भाई इसको हम कहते हैं वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग, किसी भी वेबसाइट को जब हैक कर लोगे तो वेब हाईजैकिंग कहलाएगा, सामान्य कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 146, क्वेश्चन नंबर है 146 और कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? भाई तीस्ता नदी है, सर विवादित है ना। ये देखो एक्चुअल में है क्या कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है और जो है बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि हमें तीस्ता नदी का पानी मिलना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए। बांग्लादेश में जबकि कई नदियाँ जैसे मेघना है, पद्मा है, तो इनका भारी मात्रा में पानी जाता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश जो है इन नदियों के तीस्ता नदी के पानी की मांग करता है। लेकिन भारत सरकार के बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे नहीं है, जिसके कारण यह विवाद बना रहता है। एक्चुअल में बात करें कि जो तीस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भाई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं। ध्यान रखना, ये बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती नहीं है। यदि हम गंगा की बात करें तो भैया देखो, गंगा है ना, जो गंगा है ये जो है 25-25 इसकी लंबाई है। वैसे तो 25-25 से ज़्यादा इसकी लंबाई है, लेकिन जो आधिकारिक ऑफिशियल किताबों में दी है उस हिसाब से मैंने भी आपको बताया तो 25-25 है। अच्छा बात करते हैं थोड़ा सा गंगा, तो आपको पता ही है गंगोत्री से निकलती है ना। अब जब गंगोत्री से निकलती है, देवप्रयाग पर गंगा कहलाती है ना, तो गंगा कहलाती है। अब जब गंगा देवप्रयाग पर चलती है और वहाँ से कितने स्टेटों में होकर निकलती है, तो भाई देखो, यो उत्तराखंड से होकर निकलती है, उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, बी मतलब बिहार से होकर निकलती है ना, यो बीएसपी, तो भाई देखो जो है बीजेपी झारखंड से होकर निकलती है ना। अगर इसकी ट्रिक देखें तो यू बीजेपी, तो यू बीजेपी यानी उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, उत्तराखंड से होकर निकलती है, बिहार से होकर निकलती है, झारखंड से होकर निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाकर एंटर कर जाती है ना। फिर उसके बाद इसकी 2 धाराएं टूट जाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, और क्वेश्चन है आपका 147 कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों, अवलोकनों को, संख्याओं को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? माप है, मेजरमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? मेजरमेंट। कह रहा है संख्याओं को, भाई संख्या तो माप जाएंगी, है ना, माप लेंगे हम इनको। तो परिकल्पना नहीं, हाइपोथेसिस यानी कि कोई परिकल्पना इसमें नहीं आता है, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, सैम्पलिंग नहीं कर सकते हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत ही शानदार कि भाई कौन सा जो अनुच्छेद है ना, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, तो अनुच्छेद 19 कहता है कि भाई बोलने की स्वतंत्रता, है ना, बोलने की स्वतंत्रता कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है भाई गिरफ्तारी से संरक्षण, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पास आपको जो है भेजना पड़ेगा, है ना। चलिए गिरफ्तारी के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 149 और क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि भाई किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित किए जाते हैं? यहाँ पर देखो प्रोसेस्ड की बात कर रहा है, तो सूरत की बात कर रहा है ना। तो चलिए मुझे बताइए, सूरत में एक डायमंड पार्क बनाया गया है, भाई क्यों बनाया गया है? चलिए
नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल वनावरण कितना था? तो भाई 21.05% था। ध्यान रखना, ISFR रिपोर्ट आई 2011 में, इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर 2013 में आई यही रिपोर्ट, फिर 2015 में आई, है ना। और जो है कुल मिला के ये 12वीं रिपोर्ट थी। तो उसके बाद 13वीं आई, 14वीं आई, 15वीं आई। अब जो कुल मिला के 2023 में जो है रिपोर्ट आ चुकी है ISFR की, और उसमें जो है 24 जो है 0.43% के आसपास भारत में कुल वनावरण की हो गई है व्यवस्था। लेकिन ये 2011 के अनुसार पूछ रहा है, उसी समय ISFR आई और उसी समय 2011 की जनगणना की रिपोर्ट आई। तो हम लोगों ने इसका बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण देखा। हो सकता है थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई हो, क्योंकि मेरा बनाने का मकसद जो है इसको लॉन्ग ही था। मैंने आपको आंसर के साथ थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस बताया है। तो आपको यदि कैसी वीडियो लगी, आपको जो है यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम लोग जब नया बैच एक स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर ग्रुप डी और RRB NTPC से भी संबंधित पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेटों को हम लोग खंगालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।